अस्सलामुअलैकुम। उमर एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको केमिस्ट्री के 8 चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प चैप्टर है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको और एक्सप्लेनेशन हर चैप्टर की मिलती रहे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर के अंदर मैंने खूबसूरत सी ये मछली नुमा चीज़ है जिसको ईल कहते हैं। तो ये जो ईल है इसके साथ एक इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट्स की पिक्चर लगाई है। तो वो इस वजह से लगाई क्योंकि ईल एक ऐसा ख़ास जानवर है, एक ऐसी ख़ास मछली की नस्ल होती है ये, कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने की सलाहियत होती है। अगर आपका पानी में कभी ईल के साथ सामना हो जाए और ये आपको कोई ख़तरा समझ करके अगर इलेक्ट्रिक शॉक जो इमिट करेगी, तो वो इलेक्ट्रिक शॉक कितनी ज़ोर का होता है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जो हमारे नॉर्मल घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है स्विचेस के अंदर, ये 220 वोल्ट का करंट रखती है, और जो इलेक्ट्रिक ईल जो करंट का शॉक जनरेट करती है वो तकरीबन 700-800 वोल्ट से भी ज़्यादा का हो सकता है। तो ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। अब आप सोचें, क्या इलेक्ट्रिक ईल के अंदर कोई सेल वेल लगे हुए होते हैं, या इसने भी कोई जो है अपने अंदर बैटरी फिट की हुई है जिसकी वजह से इतनी ज़ोर का झटका मारती है। जो नॉर्मल हमारे पास बैटरी होती हैं जो गाड़ियों के अंदर होती हैं या जो ट्रक की बैटरी भी होती हैं, तो उन सब बैटरियों का जो वोल्टेज होता है वो 12 वोल्ट होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक ईल का जो वोल्टेज है वो 700-800 वोल्ट्स। सोचें ज़रा कितना पावरफुल झटका मारती है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम यही सारे केमिकल और इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। गोया आसान ज़बान में कहें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम मैटर में होने वाली तब्दीली इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस के अंडर स्टडी करते हैं। तो गोया इसके दो पार्ट्स होते हैं इसके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। एक तो किसी भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल में होने वाली मैटर में होने वाली तब्दीली जो कि इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस की वजह से जनरेट हुई हो, या फिर कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई हो। तो वो दोनों हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के स्कोप ऑफ स्टडी के अंदर आते हैं। तो जब हम मैटर के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स की स्टडी करते हैं तो हमारे पास केमिकल सब्सटेंसेस की दो क्लासेस बन जाती हैं। एक क्लास जो कहलाती है वो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस की कहलाती है जिनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर करंट को कंडक्ट करने की सलाहियत होती है, यानी उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स ईजिली पास हो सकते हैं। अब यहाँ आपको थोड़ा सा पहले करंट के मुतालिक भी बता दें कि आखिर करंट होता क्या है। देखिए, हमें पता है कि हमारे पास मैटर के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। उसमें किसी भी एटम के सेंट्रल न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं वो 2 पार्टिकल्स मिल के रहते हैं, एक प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उसके सराउंडिंग शेल के अंदर सर्कुलेट करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अब मुख्तलिफ हमारे पास केमिकल सब्सटेंसेज ऐसे हैं जिनके अंदर उन इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो ज़्यादा है, और उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो कि एटम के न्यूक्लियस के साथ बाउंड नहीं होते, उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। तो ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जिनको हम मेटल्स भी कहते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद चूँकि ज़्यादा होती है, तो लिहाजा वो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने जो है सॉलिड स्टेट के अंदर, वायर के अंदर वो क्रिएट करते हैं। जब कभी भी किसी भी जगह किसी भी सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो मौजूद हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनके क्लाउड में अगर मूवमेंट शुरू हो, यानी कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी ऑन किए जाएँ, तो उस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम करंट कहते हैं। अब चूँकि हम और हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैटर से मिलके बनी है, सबके फंडामेंटल पार्टिकल सेम है, तो दिमाग में ख्याल आता है कि अगर सबके अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो इसका मतलब सारी चीज़ें करंट कंडक्ट करने की सलाहियत रखती हैं, सब में से करंट पास हो सकता है। तो ऐसा नहीं होता। केमिकली तौर पर हमारे अंदर कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं, कुछ एलिमेंट्स जो कि करंट कंडक्ट करने की सलाहियत रखते हैं, इसीलिए उन सब्सटेंसेस को या उन मैटर को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। और हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि करंट कंडक्ट करने की सलाहियत नहीं रखते। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब मौजूद होते हैं, लेकिन वो करंट कंडक्ट नहीं करते, तो उनको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे लकड़ी जो है उसमें से करंट पास नहीं होता, तो लकड़ी के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो हैं, लेकिन फिर भी वो करंट्स को यानी इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीली मूव होने नहीं देती। इसी तरह प्लास्टिक भी एक मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीली मूव होने नहीं देता। तो वो तमाम सब्सटेंसेस हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। अब ये जानने के लिए कि कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं है, इसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि आप जो है एक छोटा सा एक सर्किट बनाएं जिसमें एक अदद जो है आप एलईडी बल्ब या कोई सा भी बल्ब
जो डीसी करंट से ऑपरेट होता हो उसको कनेक्ट करें और एक छोटा सा सेल ले लें और उसके टर्मिनल्स को कनेक्ट करके अगर आप उस सॉल्यूशन में डिप करते हैं और वायर्स को बिना टच किए अगर डिप करने पर वो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और वो बल्ब ग्लो करने लगता है, तो उसका मतलब ये है कि ये सॉल्यूशन करंट कंडक्ट करने की सलाहियत रखता है। याद रखें कि सॉल्यूशन के अंदर डिप करने के बाद तारों को टच नहीं करना, क्योंकि अगर आप टच करेंगे तो वो वैसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट फ्लो करेगा। तो अगर आप बिना टच किए तारों को सेपरेट रखते हैं और सॉल्यूशन में डिप करते हैं और सर्किट कंप्लीट होता है और अगर बल्ब ग्लो करता है तो उसका मतलब ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट है। अगर ग्लो नहीं करता तो समझ लें कि वो सॉल्यूशन नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि अगर हम सॉल्यूशन बनाएं शुगर का, क्योंकि शुगर एक ऐसा कोवलेंट कंपाउंड है जो कि करंट कंडक्ट करने की सलाहियत नहीं रखता, तो इसको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भी कहते हैं। जबकि अगर आप शुगर की जगह सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते तो जैसा कि आपने ऊपर पिक्चर में देखा कि आप जो है आपको ये बल्ब ग्लो होता हुआ नज़र आता। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में से करंट कंडक्ट नहीं होता, ये उसका सिंपल सा टेस्ट है जिससे आप सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं कि आया ये सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इस सारे केमिकल सेटअप को हम जो है जो हमने सर्किट बनाया था, इस पूरे सर्किट इस एपरेटस को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन जो होती है उसको दो कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है। एक तो ये है कि अगर आप कोई इस तरीके का सेटअप बनाएं किसी भी केमिकल सब्सटेंस को करंट खुद प्रोवाइड करें, तो ऐसे सेटअप को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। और इसका मकसद ये होता है कि हम केमिकल को इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं ताकि उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन इनिशिएट हो सके। तो अगर आपने ऐसा एपरेटस सेटअप किया है जिसमें करंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं केमिकल को और उस केमिकल के अंदर उसकी वजह से कोई केमिकल रिएक्शन होता है, कोई केमिकल तब्दीली वापस वाक़ होती है, तो ऐसे जो है एपरेटस को या सेटअप को आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे। और अगर इसका अपोजिट हो, जैसे कि कोई आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी टेक प्लेस हो रहा है और उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड हो रही है, यानी कि उसके आउटपुट के तौर पे उस सेटअप के अंदर से करंट आपको जनरेट होकर मिल रहा है, तो ऐसे सेटअप को फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल भी कहते हैं। तो फ़र्क इन दोनों छोटी सी डेफिनेशंस में यही है, होते दोनों ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं, बस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं जिसके नतीजे में उसके अंदर कोई केमिकल चेंज वाक़ होता है, जबकि गैल्वेनिक सेल में या वोल्टेक सेल में हमारे पास केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी टेक प्लेस हो रहा होता है और उसके नतीजे में हमें इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी यानी करंट मिलता है। जैसे आपके पास गाड़ियों की बैटरियाँ हो गई हैं, जितनी भी हमारे पास जो बैटरियाँ होती हैं वो सारी की सारी वोल्टेक सेल्स भी कहलाती हैं। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक जनरल डेफिनेशन वो ये बना सकते हैं कि एक ऐसा एपरेटस जिसके अंदर या तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही हो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से कोई केमिकल रिएक्शन इनिशिएट कराया जाए, तो उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नाम दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे पिक्चर पे गौर करें तो नीचे आपको एक डायग्राम में 3 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स नज़र आ रहे हैं। इन तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर अगर आप देखें तो एक में जो बल्ब है वो डिम चल रहा है, एक में बहुत ज़्यादा ब्राइट चल रहा है और एक में बिल्कुल नहीं चल रहा। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन जिसके अंदर बल्ब ग्लो ही नहीं कर रहा, ये एक टोटली नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। जबकि जिसमें थोड़ा सा डिम चल रहा है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तो है मगर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, जिसके अंदर बल्ब ग्लो कर रहा है और बहुत ज़्यादा ब्राइट ग्लो कर रहा है। तो इससे हम ये नतीजा खस करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनके अंदर भी हमारे पास डिफ्रेंशिएशन हो सकती है कि एक होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि करंट को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह कंडक्ट कर सकते हैं, और एक होते हैं जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि करंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कंडक्ट नहीं कर सकते। कंडक्टेंस तो होती है लेकिन उसमें कुछ थोड़ी बहुत आयोनाइजेशन की कमी होती है। जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर से करंट पास किया जाता है तो उसके अंदर जो आयंस की ब्रेकिंग होती है, जो केमिकल सब्सटेंसेस की आयोनिक डिकम्पोजिशन होती है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस का भी नाम देते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट की मौजूदगी की वजह से किसी भी सब्सटेंस के अंदर से आयोनाइजेशन या आयोनिक डिकम्पोजिशन करवाते हैं। अब हम आपको किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं पहले उनके बारे में हम जो है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि आगे के कंसेप्ट समझाने से पहले ज़रूरी है कि आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के तमाम कंपोनेंट्स और उनकी वर्किंग के बारे में पता हो। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं उसके 3 सबसे अहम कंपार्टमेंट्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला हिस्सा तो जो है उसका चैम्बर या उसका इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक कहलाता है। ये कंटेनर जो होता है ये आप छोटे लेबॉर्ट्री में अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो बीकर को भी इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं।
तो ये वो हिस्सा होता है, ये कंटेनर जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होता है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होते हैं जो कि लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हमें सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि उनमें से करंट कंडक्ट करवाया जा सके। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके पास नमक मौजूद है तो सॉलिड स्टेट में नमक करंट कंडक्ट नहीं कर सकता, जबकि वो एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो उसको या तो आपको मेल्ट करना पड़ेगा उसमें से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन करवाने के लिए, या उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा पानी के साथ, तब जाके वो करंट कंडक्ट कर सकता है। उसके बाद जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होते हैं इलेक्ट्रोड्स। ये जो दो एनोड और कैथोड आपको नज़र आ रहे हैं, ये दो अलग अलग नाम है इलेक्ट्रोड्स के। इन इलेक्ट्रोड्स का काम जो होता है वो टर्मिनल्स के तौर पे परफॉर्म करना होता है और इनसे हम वायर्स को कनेक्ट करते हैं। और तीसरा जो अहम कंपोनेंट होता है वो कहलाता है बैटरी। बैटरी हमारे पास एक पावर सोर्स का काम करती है और इससे हमें रिसीव होने वाला जो डायरेक्ट करंट होता है वो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स की मदद से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से पास किया जाता है। उसके बाद फिर इनके अंदर से केमिकल रिएक्शन जिनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं वो परफॉर्म होते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो हम इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं उनको दो नामों से याद रखा जाता है, एक को एनोड कहते हैं और एक को कैथोड कहते हैं। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप इस एनोड और कैथोड के दरमियान जो फ़र्क है उसको अच्छी तरीके से दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आगे की तमाम एक्सप्लेनेशन जो है वो इस अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करती है जो हम अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कैथोड जो होता है वो एक ऐसा इलेक्ट्रोड को कहते हैं जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। तो जो भी इलेक्ट्रोड आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए आप जो है कैथोड का वर्ड यूज़ करेंगे। कैथोड की खासियत ये होती है कि ये सॉल्यूशन में मौजूद इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। तो आपको पता है अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो भी कैटायंस होते हैं, कैटायंस पॉजिटिव ही चार्ज पार्टिकल्स के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है। तो तमाम कैटायंस जो हैं वो आपको कैथोड की साइड पे अट्रैक्ट होकर के मिलेंगे। इसी तरीके से हमारे पास एनोड जो होता है वो एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और चूँकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है तो ये नेगेटिव पार्टिकल्स को, जिनको हम एनायंस भी कहते हैं, उनको अट्रैक्ट करता है। हम एनोड टर्मिनल को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी कहते हैं। अक्सर बच्चों को एनोड और कैथोड के जो टर्मिनल्स हैं वो बैटरी के कौन से टर्मिनल से कनेक्ट होते हैं तो उसको याद रखने में मुश्किल होती है। तो उसके लिए एक बड़ा आसान सा एक सॉल्यूशन है कि आप हमेशा अपने दिमाग में ये वर्ड याद रखें, पैनिक। जब भी आप कभी एनोड कैथोड के टर्मिनल्स भूल जाएं तो आप जो है परेशान होंगे, तो परेशानी को इंग्लिश में पैनिक भी कहते हैं। तो आप उसको इस तरह से याद रखिएगा कि पैनिक की बस थोड़ी सी ट्रांसलेशन चेंज कर लें। पॉजिटिव इज़ एनोड, नेगेटिव इज़ कैथोड। तो पैनिक में जो पहले ए आ रहा है उससे पहले पी है, तो ये आप समझ लें कि एनोड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल वाले इलेक्ट्रोड को कहा जाता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होता है उसको हम कहते हैं कैथोड। हमारे पास केमिकल रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस के दौरान हमारे जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो सॉल्यूशन के साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं या उनके अंदर कोई डिपोजिशन हो जाती है। तो ऐसा उस वक्त होता है जब इलेक्ट्रोड का मटेरियल सॉल्यूशन के मटेरियल के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान रिएक्ट करे, और अगर हमारे पास कोई ऐसे इलेक्ट्रोड्स मौजूद हों जो कि सॉल्यूशन के अंदर जो केमिकल्स मौजूद हैं इलेक्ट्रोलाइट उसके साथ रिएक्ट ना करते हों, तो उन इलेक्ट्रोड्स को इनर्ट इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का सिंपली मतलब होता है ऐसे इलेक्ट्रोड्स जो कि हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान रिएक्ट नहीं करते, और वो उनके ऊपर कोई आयन की ना तो डिपोजिशन होती है और ना ही वो सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व होते हैं। अच्छा, आखिरी बात जो आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी चाहिए वो ये कि हमारे पास कैथोड जो होता है वो एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर भी कहा जाता है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को कैथोड के ज़रिए इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसी तरीके से एनोड एक ऐसा टर्मिनल होता है जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी कंसीडर किया जाता है, यानी सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट से करंट के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से एक्सेप्टेबल होते हैं और फिर सर्किट के अंदर करंट की एक सर्कुलेशन कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर आपको करंट की सर्कुलेशन के हवाले से दो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ के बारे में भी बता देते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे पास बैटरी के अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव टर्मिनल से जो हम वायर के ज़रिए जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट करते हैं उसको कैथोड का नाम देते हैं, और जो पॉजिटिव टर्मिनल के ज़रिए जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट की जाती है उसको एनोड का नाम दिया जाता है। अब करंट
बैटरी के अंदर से फ्लो कैसे करता है, आया पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं नेगेटिव टर्मिनल से। इसके हवाले से हमारे पास दो बड़ी मशहूर थ्योरीज़ हैं। हम लेट 18 सेंचुरी तक, बल्कि 18 सेंचुरी की शुरुआत तक हमारे दिमाग में कंसेप्ट ये था कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और सर्किल में मूव करके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को पावर अप करने के बाद वो वापस नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के अंदर आते हैं। जब पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स सफ़र करते हैं और यहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के वो पावर अप करते हैं तो वहाँ पर आकर के वो अपनी एनर्जी को लूज़ करते हैं। तो यहाँ पर उनकी जो है पहले ज़्यादा ताकत होती है, उसके बाद यूज्ड अप होने के बाद उनकी थोड़ी सी ताकत कम हो जाती है, उसके बाद वो सर्किल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो इस तरीके से ये जो करंट फ्लो जनरेट होता है इसको कन्वेंशनल करंट का नाम दिया जाता था। मगर अफसोस की बात, बाद में हमें पता चला कि ये थ्योरी बिल्कुल गलत है। करंट इस तरह से फ़्लो नहीं करता, बल्कि करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करता है। यानी नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो करते हैं और फिर किसी भी जो है इलेक्ट्रिक अप्लायंस से होते हुए वो दोबारा पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी में रिटर्न हो जाते हैं। और करंट से उसी वक्त फ़्लो करता है जब ये साइकिल कंप्लीट हो। अगर कहीं से वायर डिस्कनेक्टेड होंगे या स्विच होगा तो वो जब तक स्विच कनेक्टेड नहीं होंगे उस वक्त तक करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये जो मॉडर्न थ्योरी जो हमें बाद में पता चली कि भाई असल में जो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लोइंग डायरेक्शन है वो नेगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट होते हैं और फिर उसके बाद वो अपना सर्किल कंप्लीट करके पॉजिटिव टर्मिनल से वापस बैटरी का हिस्सा बनते हैं।